तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमडीजे ऑलराउंड। तो दोस्तों, जामिया मिलिया इस्लामिया एमएससी केमिस्ट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूं इस वीडियो के अंदर। तो जो वैसे स्टूडेंट है जो जामिया मिलिया इस्लामिया मतलब जेएमआई के अंदर पीजी कोर्सेज में एमएससी केमिस्ट्री आप करना चाहते हैं, तो उस स्टूडेंट के लिए वीडियो बहुत फायदा होने वाली है और वीडियो बहुत ज्यादा सपोर्टिव होने वाली है। जेएमआई के अंदर 2021 में क्वेश्चन जो पूछे गए थे उसकी पूरी डिटेल वाइज में इजी लेवल में आपको सोल्यूशन बताने वाला हूं। तो प्लीज वीडियो को जरूर लास्ट तक वॉच कीजिएगा और जो न्यू चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। तो आपको छोटी सी एक और मैं इन्फॉर्मेशन दे दूं जामिया मिलिया इस्लामिया के एमएससी केमिस्ट्री से रिलेटेड। तो उस स्टूडेंट के मैं इन्फॉर्मेशन दे दूं कि जो स्टूडेंट जामिया मिलिया इस्लामिया के अंदर एमएससी केमिस्ट्री में एडमिशन लेना चाहते हैं 2022 के अंदर, तो उनको एक बात जरूर याद रखना है। बात ये याद रखना है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2 साल का करके ही जाना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से एक फायदा ये होता है कि जामिया मिलिया इस्लामिया के अंदर में जेएमआई के अंदर में रिपीट क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। जैसे 2021 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो आपका 33 क्वेश्चन मतलब 33 क्वेश्चन आपको रिपीट हो गया था 2020 का और 2019 का। तो याद रखिएगा, इसलिए आपको फायदा है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना के जाइएगा तो आपको हूबहू सेम टू सेम क्वेश्चन देखने को मिलेगी। दूसरी बात यह है कि जिस स्टूडेंट को कंफ्यूजन है कि हमें एडमिशन लेने के लिए कितने मार्क्स करने पड़ेंगे, कितने स्कोर करने पड़ेंगे, तो उसका मेरे वीडियो बना हुआ है, तो वीडियो को जरूर वॉच कीजिएगा। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा और आई बटन पे भी आपको लिंक देखने को मिलेगी। ठीक है, मैं आपको छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे दूं कि अगर आपको जेएमआई के अंदर एमएससी केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक में एडमिशन लेना है तो आउट ऑफ 100 में 60 स्कोर करना होगा। उसके बाद आपको ऑर्गेनिक में 100% एडमिशन मिल जाएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या मेंशन कर रखा है, एसिटिक एसिड इन बेंजीन सॉल्यूशन फॉर्म डाइमर ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर द केस ऑफ वांट ऑफ फैक्टर। तो हमें वांट ऑफ फैक्टर निकालना है। जैसा आपने पढ़ा है कि एसिटिक एसिड को बेंजीन सॉल्यूशन में हम डिसॉल्व करते हैं तो डाइमर फॉर्म बनता है। तो 2 मोल एसिटिक एसिड को हम डिसॉल्व करते हैं तो डाइमर फॉर्म बनता है। जैसा आप देख सकते हैं कि 2 मोल एसिटिक एसिड को हम डिसॉल्व किया मैंने बेंजीन सॉल्यूशन में तो हमारा डाइमर फॉर्म करता है। तो हमें उस चीज का हमें वांट ऑफ फैक्टर निकालना है। तो वांट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल इन सॉल्यूशन अपॉन थ्योरेटिकल नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल। ठीक है, तो हमारा नंबर ऑफ पार्टिकल जो है सॉल्यूशन में वो कितना है, तो हमारा नंबर ऑफ पार्टिकल जो है सॉल्यूशन में आपका 1 नंबर ऑफ मोल पार्टिकल, तो यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा। और आपका जो सॉलिड जो पार्टिकल है थ्योरेटिकल है वो आपका 2 है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो 1/2 हमारा कितना होगा, तो 1/2 हमारा I = 0.5 देखने को मिलेगी। इसका मतलब ये है कि जो I का वैल्यू है 1 से कम है। तो 1 से कम है तो कहां पर आपका I का वैल्यू 1 से कम है, तो आपको C में देखने को मिल रही है I का वैल्यू 1 से कम है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन जो ये मेंशन कर रखा है 90% ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट 90 मिनट्स एंड तो 50% कंप्लीट कितने मिनट में हम करेंगे। तो 90% जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से हमारा कंप्लीट हो रहा है 90 मिनट में, तो 50% हमारा कितने टाइम में कंप्लीट होगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से हमें फॉर्मूला का यूज करना है और इसे आप देख सकते हैं, आपका रिएक्शन भी देख सकते हैं। T = 2.303 अपॉन K log A अपॉन A - X। ठीक है, तो हमारा 90% जो दे रखा है वो हमारा x1 हो गया और टाइमिंग कितना दिखा है 90 मिनट, तो हमारा T1 हो गया। और जो 50% दिया हुआ वो हमारा x2 हो गया और हमारा T2 निकालना मतलब टाइमिंग निकालनी, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं। तो लॉग तो यहाँ पर आपको फिल करना है A अपॉन A - X। तो A हमारा 100 मानना होगा, तो A हमको 100 मैंने मान लिया है। तो आप देख सकते हैं, आपको बस कुछ नहीं करना, आपको कैलकुलेशन बेस है, कैलकुलेशन आप कर दीजिएगा तो आपको फाइनली आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको K का वैल्यू आ जाएगा देखने को, K = 2.303 अपॉन 90 log 10 और log 10 का वैल्यू 1 होता है। तो आप फाइनली जो K का वैल्यू होगा 2.303 अपॉन 90। फिर उसके बाद हम फिर सेकंड फॉर्मूला का यूज करेंगे तो K = 2.303 अपॉन T log A अपॉन A - X। क्योंकि इसलिए सेकंड का निकालना है क्योंकि सेकंड में जो दे रखा 50% उससे हमारा टाइम कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो 50% हम यहाँ पर A हमारा 100 होगा और 100 - 50 करेंगे, उस हिसाब से जो इवेल्युएट होगा K का वैल्यू तो 2.303 अपॉन T2 log 2। तो log 2 का वैल्यू अब आपको पता है, तो log 2 का वैल्यू 0.3 होता है। तो आपको यहाँ पर K का जो वैल्यू है वो फर्स्ट इक्वेशन से पुट कर देना है। तो K का वैल्यू हमें फर्स्ट इक्वेशन से पुट कर दिया 2.303 अपॉन 90 = 2.303 अपॉन T2 और log 2 का वैल्यू 0.3। यहाँ पर से आपका कैलकुलेशन बेस है, यहाँ से आपको T2 का वैल्यू इवेल्युएट करना है। तो आपका T2 का वैल्यू इवेल्युएट करने के बाद आपको 27 मिनट देखने को मिलेगी। तो इस हिसाब से आप ऑप्शन में लगा सकते हैं, कहां पर दे रखा है 27 मिनट, तो सी में आपका आंसर 27 मिनट दे रखा है। तो अब सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर सी होगी।
थर्ड नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड नंबर भी क्वेश्चन बहुत इजी लेवल का है, केमिकल काइनेटिक्स से क्वेश्चन है। तो टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ 75% ऑफ ए रिएक्शन इज थ्राइस द टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ 50%। मतलब कि 75% का जो टाइम लग रहा है वो 3 गुना लग रहा है, किसके बराबर? 50% कंप्लीशन का टाइम के बराबर लग रहा है। तो हमारा ऑर्डर क्या होगा? हमारा ऑर्डर क्या होगा? जैसे आप देख सकते हैं, सॉल्यूशन को देख सकते हैं यहाँ पर आप हैं कि T75% इज इक्वल टू T55, T50%। तो हमारा 3 गुना, ये 3 गुना है हमारा, तो इसको बराबर करने के लिए हमको यहां से 3 गुना से मल्टीपल करना होगा ताकि ये बराबर हो जाए, ठीक है। उसके बाद हम आपने पढ़ा होगा रेट ऑफ रिएक्शन के हिसाब से, तो log A अपॉन ए नोट इज इक्वल टू माइनस KT, ठीक है। तो A आपको होगा A माइनस एक्स हो जाएगा, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, और ए नोट जो होगा A होगा। तो A को हम मानेंगे 100, ठीक है। तो A हमारा 100 हो गया। अब X जो होगा 75% के लिए हम कर रहा हूं, तो 75% होगा। तो उस हिसाब से आपको जो फर्स्ट इक्वेशन देखने को मिलेगी log 1/4 इज इक्वल टू माइनस KT 75%, ठीक है। उसके बाद हम बनाएंगे 50% के लिए, तो उसी हिसाब से इसी फॉर्मूला के यूज करके आपको इवेल्युएट करना है। तो इवेल्युएट करने के बाद जो सेकंड इक्वेशन आएगी, तो log 1/2 इज इक्वल टू माइनस KT 50%, ठीक है। तो वन इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन को दोनों को डिवाइड करना है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर डिवाइड कर दिया, तो log A/4 अपॉन log A/2 इज इक्वल टू माइनस KT 75% अपॉन माइनस KT 50%, ठीक है। तो अब K से क्या आपको माइनस कैंसिल हो जाएगा, और log जो डिवाइड होता है उसको हम माइनस में कर देते हैं। जैसे आपने लॉगरिथम पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा कि log जब डिवाइड में होता है तो वो माइनस में चल जाता है, और प्लस में होता है तो मल्टीपल में हो जाता है। तो यहाँ पर डिवाइड में है तो यहाँ माइनस में चल गया, तो माइनस होने के बाद आपको यहाँ ऐसा देखने को मिलेगी। T75% अपॉन 50% को हम 3 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, T75% इज इक्वल टू 3 T50%। तो आप डिवाइड कीजिएगा तो 375% अपॉन 350% इज इक्वल टू 3। यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इस हिसाब से यहाँ पर 3 देखने को मिल रही है। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर कि आपको यहाँ पर x देखने को मिलेगी, और 3 × 1, तो दोनों तरफ हमको log लेना पड़ेगा। तो 1 इज इक्वल टू 1 को हम लिख सकते हैं log 10, ठीक है। तो log बेस रहेगा, तो ऊपर में हमारा x देखने को मिल रही है, और यहाँ पर जब ये इंटू में होता है log में, तो वो पावर में चला जाता है। तो आपका log बेस और log बेस देखने को मिल रही है। इसका मतलब x के बराबर कितना होगा? 3। तो इसका मतलब x जो होगा वो 3 के बराबर होगा। तो इसकी जो फाइनली आंसर होगा, थर्ड का आंसर होगा, वो आपको डी आंसर करेक्ट देखने को मिलेगी। फोर्थ नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में क्या मेंशन कर रखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स एग्जिबिट जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, मतलब जेटीडी हमें बताना है कि इसमें से कौन सा एग्जिबिट कर रहा है जेटीडी बनाने का। आपने अगर जेटीडी पढ़ा होगा तो आप इस क्वेश्चन को बहुत इजी वे में बता सकते हैं। अगर नहीं पढ़ा होगा तो आपको मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं। जेटीडी के अंदर आपको अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अगर आपके पास अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन देखने को मिलती है तो आपका वही मॉलिक्यूल, वही कॉम्प्लेक्स जो है आपका जेटीडी देखने को मिलेगी। तो फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं, Mn वाटर का हेक्साडेंटेड है +2 है। तो वाटर हमारा न्यूट्रल लिगेंड है, तो न्यूट्रल लिगेंड जो होता है वो हमारा 0 होता है। तो उससे जब 0 होगा तो हमारा जो मैग्नीज होगा +2 चार्ज में होगा, और 3d5 होगा, इलेक्ट्रॉन फील्ड करेंगे तो सिंगली इलेक्ट्रॉन फील्ड होगा, क्योंकि हमारा जो वाटर है वो वीक फील्ड लिगेंड होता है। तो वीक फील्ड लिगेंड की वजह से वो हमारा जो इलेक्ट्रॉन होगा वह सिंगली ऑक्यूपाई करेगा। तो सिंगली इलेक्ट्रॉन को ऑक्यूपाई मैंने किया। तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका सिमेट्री है, ये भी सिमेट्री है, तो हमारा जेटीडी नहीं होने वाला है। तो सेकंड ऑप्शन में जैसा देख सकते हैं, सेकंड ऑप्शन में क्रोमियम वाटर 6 हेक्साडेंटेड दे रखा 3 है, तो क्रोमियम P+3 चार्ज होगा, तो D3 यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो D3 देखने को मिलेगी, तो ये भी आपका वीक लिगेंड है, तो आपका ये भी अनसिमेट्री देखने को मिलेगा। अब इसमें देख सकते हैं कि इसमें भी आपका वाटर न्यूट्रल है, तो आपको Mn+3 देखने को मिलेगी, और Mn+3 देखने को मिले तो D4 होगा। तो D4 आप देख सकते हैं ये भी आपका सिमेट्री है। T2G आपका जो है वो आपका सिमेट्री है, बट Eg जो है आपका वो अनसिमेट्री है। तो फाइनली हमारा ये 3 जो आंसर सही होगा, जेटीडी फॉलो करेगा कि 3 ऑप्शन के अंदर क्या है कि अनसिमेट्री देखने को मिल रही है। इसके अंदर T2G जो है आपका सिमेट्री है, बट Eg जो है अनसिमेट्री है। बट आप यहाँ फोर्थ ऑप्शन में देख सकते हैं, तो फोर्थ ऑप्शन में भी आपको कोबाल्ट अमोनिया लिगेंड है, तो अमोनिया भी एक न्यूट्रल लिगेंड होता है। तो कोबाल्ट +3 मतलब D6, तो D6 इलेक्ट्रॉन फील्ड करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा ना, यहाँ पर अमोनिया जो है वाटर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड में क्या होता है कि आपको पेयरिंग इलेक्ट्रॉन फील्ड अप होती है। स्ट्रॉन्ग फील्ड में, स्ट्रॉन्ग फील्ड में क्या होता है, लो स्पिन, लो स्पिन की वजह से पेयरिंग इलेक्ट्रॉन फील्ड होगा। तो इसमें पेयरिंग इलेक्ट्रॉन फील्ड किया, सिंगली नहीं पेयरिंग करेंगे तो आपका जो T2G है वो आपका सिमेट्री है, तो ये भी आपका जेटीडी नहीं होगा। तो इस हिसाब से आपका जो फाइनल आंसर होगा वो आपका 4 का C करेक्ट आंसर होगा जेटीडी के हिसाब से। अमोनिया जैसे आप देख सकते हैं, इस सीरीज के अंदर भी आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अमोनिया यहाँ है और वाटर यहाँ है। तो इस हिसाब से आपका अमोनिया का स्ट्रॉन्ग लिगेंड है एज कंपेयर वाटर।
तो इस हिसाब से आपका जो इलेक्ट्रॉन होगा वो आपको पेयरिंग ऑक्यूपाई होगी अमोनिया के अंदर, इसी वजह से ये सिमेट्रिकल होगा। और 3 आपको अनसिमेट्रिकल होगा। जैसा देख सकते हैं कि आपको T2G आपको सिमेट्रिकल है बट EG अनसिमेट्रिकल है, तो इस हिसाब से हमारा अनसिमेट्रिकल होगा। तो इसका आंसर 4 के आंसर सी करेक्ट होगी। अब आते हैं 5th नंबर क्वेश्चन के। तो 5th नंबर क्वेश्चन में क्या मेंशन कर रखा है? मेंशन ये कर रखा है कि मेटल और लिगेंड के बीच में कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। जैसा आप देख सकते हैं क्वेश्चन में, तो याद रखिएगा जब भी मेटल और लिगेंड, तो मेटल और लिगेंड के बीच में कोई सिग्मा बॉन्ड, कोई पाई बॉन्ड, कोई डेल्टा बॉन्ड नहीं होता है, उसके बीच आपको सिनर्जिक बॉन्ड देखने को मिलती है। जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेटल और लिगेंड के बीच में जो आपको होता है, तो अगर आपका लिगेंड आपको कार्बोनिल हो, नाइट्रोक्सी हो या फिर साइनाइड हो, या अगर आपको देखने को मिलेगी मेटल के साथ अटैच, तो आपका जो बॉन्ड होगा मेटल और लिगेंड के बीच में वो आपका क्या होगा? सिनर्जिक बॉन्ड होगा। ठीक है, तो आपको इस हिसाब से आपको जो आंसर होगा वो आपको 5th का जो आंसर होगा वो आपको सी आंसर देखने को मिलेगी। अब 6 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो 6 नंबर क्वेश्चन में क्या मेंशन कर रखा है कि इसमें से आपको प्रोडक्ट बताना है। फाइनली आपको जो NaNO2 और HCl जो रिएक्शन है ये आपको डायोटाइजेशन का ही रिएक्शन है, और ये NH2 का ग्रुप को पता क्या करता है? डाइजोनियम साल्ट बनाता है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि आपको कोई भी एनिलीन ग्रुप से डाइजोटाइजेशन करवाते हैं Na, Na2 और HCl के साथ, तो आपको डाइजोनियम साल्ट देखने को मिलती है। बट यहाँ पर ऐसा ऑप्शन में कोई दे नहीं रखा और कुछ ऐसा वर्कअप भी नहीं है, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा वर्कअप करना पड़ेगा। वर्कअप ये है कि यहाँ से आपको बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। जैसे बॉन्ड ब्रेक कीजिएगा तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर आपको पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए ये आपको यहाँ पर ऑक्सीजन का लोन पे यहाँ पर शिफ्ट होगा और डबल बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा, और डबल बॉन्ड होने के बाद आपको यहाँ पर ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलेगी और यहाँ पर आपको नेगेटिव। तो ये नेगेटिव जो है डाइजोनियम साल्ट पे यहाँ पर इस कार्बन पर अटैक करेगा, और यहाँ पर रिंग जो होगा आपको एक्सपेंशन रिंग का एक्सपेंशन होगा। तो यहाँ पर काउंटिंग देख सकते हैं 6 मेंबर रिंग फॉर्म होगी, और फाइनली आपको इस तरह से प्रोडक्ट देखने को मिलेगी। उस हिसाब से आपको जो आंसर देखने को मिल रही है इस कंपाउंड के हिसाब से, वो आपको आंसर देखने को बी मिल रही है करेक्ट। तो दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो 7 नंबर क्वेश्चन में क्या मेंशन कर रखा है? प्रेडिक्ट द प्रीडोमिनेंट प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रेडियो सिलेक्टिविटी एलिमिनेशन रिएक्शन। तो आपको यहाँ पर E2 का वर्क करना है, और E2 का वर्क करके आपको प्रोडक्ट बताना है। तो आपको ETON ने बेस दे रखा है, वो 1 इक्विवेलेंट बेस दे रखा है। तो बेस का काम क्या है? प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करना। अब प्रोटॉन कहां से अब्स्ट्रैक्ट करेगी? लिविंग ग्रुप यहाँ पर 2 है, कोलरीन भी है, आपको आयोडीन भी है। तो लिविंग ग्रुप आपको तो 2 देखने को मिल रही है, तो कौन सा लिविंग ग्रुप आपका फास्ट है जो इजिली वे में लिविंग ग्रुप निकल सकता है, रिलीज हो सकती है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका लिविंग ग्रुप का स्टेबिलिटी का ऑर्डर दे रखा है। तो आयोडीन का लिविंग ग्रुप एज बेस्ट होता है एज कंपेयर कोलरीन, क्योंकि आयोडीन का साइज ज्यादा होती है। साइज ज्यादा होने की वजह से आयोडीन तेजी से निकलने की कोशिश करेगा कोलरीन के कंपेयर में, और आयोडीन से सबसे ज्यादा लिविंग जो फास्ट होता है वो टोसाइल ग्रुप होता है, जैसे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको जो आयोडीन ग्रुप है वो आपको तेजी से निकलने की कोशिश करेगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं E2 का एलिमिनेशन वर्क हो रहा है। आप यहाँ से देख सकते हैं मैकेनिज्म को, यहाँ से आपको प्रोटॉन को वर्कअप कर रहा है और यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव यहाँ पर अटैक करके यहाँ पर आपको आयोडीन लिविंग ग्रुप देखने को मिलेगी। तो आपको फाइनल प्रोडक्ट जो है आपको ये देखने को मिलेगा। तो उस हिसाब से जो आपका 7 नंबर का क्वेश्चन है वो आपका ए आंसर करेक्ट होगी। बहुत इजी क्वेश्चन है, E2 एलिमिनेशन करवाना है, बहुत थोड़ा सा तुच्छ जैसा क्वेश्चन था। 8 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या मेंशन कर रखा है? ए सेल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। तो स्पॉन्टेनियस इसमें बताना है कौन सा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस काम करता है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए मैं आपको छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे दूं, उससे आप यहां पर आंसर दे सकते हैं कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन आपको करना होगा ना, तो स्पॉन्टेनियस के अंदर जो एंट्रोपी होता है वो आपका ग्रेटर होता है 0 से। इक्विलिब्रियम में आपका एंट्रोपी जो होता है वो 0 के बराबर होता है, और नॉन स्पॉन्टेनियस का जो एंट्रोपी होता है वो 0 से छोटा होता है। तो जैसा आप देख सकते हैं हमें स्पॉन्टेनियस बताना है, तो इसका मतलब ये है कि स्पॉन्टेनियस के लिए एंट्रोपी जो होगा वो आपको 0 से बड़ा होना चाहिए। तो जैसा आप देख सकते हैं कि G का जो वैल्यू होता है G इक्वल टू डेल्टा H अपॉन T डेल एस। अगर हम T डेल एस का वैल्यू पॉजिटिव रखेंगे, जितने ज़्यादा पॉजिटिव रखेंगे तो हमारा डेल एस जो वैल्यू होगा वो उतना ज़्यादा नेगेटिव होगा, क्योंकि याद रखिएगा कि क्योंकि यहाँ पर आपका नेगेटिव है, तो यहाँ पर आपका नेगेटिव है तो डेल एस का वैल्यू अगर हम पॉजिटिव रखेंगे 0 से प्लस रखेंगे 1 2 3 रखेंगे, तो उस हिसाब से डेल्टा G के जो वैल्यू होगा वो आपका नेगेटिव होगा, मतलब 0 से कम होगा। तो याद रखिएगा स्पॉन्टेनियस के अंदर यही बात होती है कि डेल्टा G का जो वैल्यू होता है हमारा वो नेगेटिव होता है, पर एंट्रोपी का जो वैल्यू होता है वो हमारा पॉजिटिव होता है। तो स्पॉन्टेनियस के अंदर आपको ये देखने को मिलती है। तो उस हिसाब से आपका 8 का जो आंसर होगा वो आपका बी होगा कि डेल्टा G का वैल्यू आपका नेगेटिव होगा, मतलब 0
से छोटा होगा। तो आपको मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दूं कि स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा एस का जो वैल्यू होता है वो पॉजिटिव होता है और डेल्टा जी का वैल्यू जो होता है आपका नेगेटिव होता है, और नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी का वैल्यू जो होता है पॉजिटिव होता है और डेल्टा एस का वैल्यू नेगेटिव होता है। तो इस चीज को याद रखिएगा फर्दर एग्जामिनेशन के लिए। 9 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो 9 नंबर क्वेश्चन में क्या मेंशन कर रखा है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन H2 हैज द हाईएस्ट एंट्रोपी पर मोल। मतलब H2 जो है हाईएस्ट एंट्रोपी पर मोल पे बताना है कौन सा पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि जो एंट्रोपी हमारा होता है वो टेम्परेचर का क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अगर हम एंट्रोपी बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर हमारा क्या होगा, घटेगा। तो ठीक है, तो हमारा यहाँ पर एंट्रोपी को इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब हमारा टेम्परेचर घटने वाली है। तो ऑप्शन में टेम्परेचर कहाँ पर घट रहा है, तो फर्स्ट में आपको 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे रखा है, इसका मतलब केल्विन की बात करें तो 298 केल्विन होगा, तो ये ऑप्शन नहीं होने वाली है। 100 केल्विन तो ये भी नहीं होने वाली है। बी पे आपको जो एसटीपी भी होता है तो 273 केल्विन होता है एसटीपी, तो ये भी नहीं होने वाली है। जो 9 नंबर का जो क्वेश्चन का जो आंसर करेक्ट होने वाली है वो आपका डी आंसर करेक्ट होने वाली है, क्योंकि आपका 0 केल्विन है। क्योंकि हमारे जब एंट्रोपी इंक्रीज करेंगे तो हमारा टेम्परेचर जो होगा वो हमारा डिक्रीज करेगा। इस माध्यम से आप जैसा देख सकते हैं एंट्रोपी जो होता है टेम्परेचर का इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है, तो हमारा एंट्रोपी इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर हमारा डिक्रीज होगा, मतलब 0 केल्विन। उस हिसाब से आपका जो पॉसिबिलिटी होगी 9 का वो आपका डी आंसर करेक्ट होगी। तो 10 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो 10 नंबर क्वेश्चन में क्या मेंशन कर रखा है, सीक्वेंस हमें बताना है। बेंजीन से बनाया है एरोमेटिक एमीन, जैसे आप देख सकते हैं यही कंपाउंड है एरोमेटिक एमीन। तो हमें कौन सा रिएजेंट का यूज करना है जिसकी वजह से हमारा बेंजीन से ये प्रोडक्ट देखने को मिलेगी। तो फर्स्ट ऑप्शन में CH3 AlCl3 और नाइट्रेशन दे रखा है और H2 दे रखा है। तो CH3 AlCl3 मतलब क्या दे रखा है कि आपका मतलब फिडल क्राफ्ट है, उसके बाद नाइट्रेशन है, इसके बाद H2। तो अगर हम बेंजीन में फिडल क्राफ्ट कराते हैं तो हमारा टॉलिन देखने को मिलती है, और उसके बाद हम नाइट्रेशन करवाएंगे तो नाइट्रोबेंजीन देखने को मिलती है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अगर हम बेंजीन के साथ हम फिडल क्राफ्ट का रिएक्शन करवाएंगे, CH3Cl AlCl3 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमारा टॉलिन देखने को मिलेगी, और टॉलिन के बाद हम नाइट्रेशन करवाएंगे तो यहाँ पर ऑर्थो एंड पैरा का मिक्सचर बनता है। तो यहाँ पर पैरा जो होता है, यहाँ पैरा पॉसिबिलिटी देखने को मिलती है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर पैरा ही दे रखा है तो पैरा ही हम मानेंगे। पैरा नाइट्रोटोलुइन देखने को मिलती है नाइट्रेशन कराने के बाद, और उसके बाद हमें नाइट्रेशन के बाद हमें क्या यूज करना है जिसमें एनिलीन बन जाए। तो H2, अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं H2 देखेंगे तो ये गलत है, H2 तो नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन में दे रखा है तो सेकंड ऑप्शन भी सही है, पर लास्ट में दे रखा है क्या, FeHCl और NOH। हाँ, तो Fe और HCl के साथ हम रिएक्ट करवाते हैं NO2 के साथ तो हमारा NH2 देखने को मिलती है। तो हमारा बी जो आंसर होगा आपका 10 का करेक्ट होने वाली है। थर्ड ऑप्शन की भी देख ले तो थर्ड ऑप्शन में सीक्वेंस गलत है, डी ऑप्शन में सीक्वेंस भी गलत है। तो उस हिसाब से आपको जो 10th का जो आंसर होगा वो बी आपका करेक्ट आंसर होगा, जैसे आप देख सकते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ईजी है, आपको ई और जेड बताना है। एक पी है और एक क्यू है, वो आपको ई और जेड बताना है। तो जो स्टूडेंट को ई और जेड के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं ई और जेड क्या बोलते हैं। ई जो होता है आपको ट्रांस को बोलते हैं और जेड होता है सिस को बोलते हैं। तो अगर सिस ट्रांस तो आपको पता ही होगा कि सिस ट्रांस किसे बोलते हैं। तो जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप निकाल सकते हैं, सिंपल सा बात है। तो यहाँ पर आपको प्रियोरिटी देना है। यहाँ पर आपको अल्किन ग्रुप दे रखा है पी में, तो अल्किन ग्रुप यहाँ पर आपको एच है, तो यहाँ पर आपको इस हिसाब से यहाँ पर 1 प्रियोरिटी, यहाँ पर आपको सेकंड प्रियोरिटी, यहाँ पर आपको 1 प्रियोरिटी, यहाँ पर सेकंड प्रियोरिटी। उस हिसाब से आपको क्या देखने को मिल रहा है, सिस। सिस का मतलब आपको क्या होगा, सिस का मतलब जेड, जिसका मतलब पी जो आपका होगा जेड होगा। तो पी जेड कौन सा ऑप्शन में है, तो ए और बी में ऑप्शन में है। क्यों के ऑप्शन की बात करें तो यह आपका अल्किन है और यहाँ पर आपका एच है, ठीक है। और एच है तो यहाँ पर फर्स्ट प्रियोरिटी होगा, तो यहाँ पर सेकंड प्रियोरिटी होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट प्रियोरिटी होगा, यहाँ पर आपके नीचे में सेकंड प्रियोरिटी होगा। तो यहाँ पर ट्रांस देखने को मिल रही है, इसका मतलब क्यू आपका ई हो जाएगा। तो उस हिसाब से अभी 11 का जो आंसर हो गई आपका ए करेक्ट देखने को मिलेगी। 12th नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो 12th नंबर में क्या है कि B2H6 को रिएक्ट किया है वाटर के साथ तो क्या बनेगा, और उसके बाद फिर O2 से रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा। मतलब B2H6 के 2 रिएक्शन करवाया है, एक वाटर के साथ एक O2 के साथ। तो B2 और H6 को हम वाटर से रिएक्ट करते हैं तो हमारा बनता है H3BO3 और H2 गैस देखने को मिलती है। तो यहाँ पर H3BO3 कहाँ पर है, तो यहाँ पर सब के सब H3 है, BO3 ही है, बट वाटर नहीं दे रहा है, यहाँ पर H2 गैस दे रखा है। तो H2 कौन सी कौन में है, तो A और D में आपको ऑप्शन में H3BO3 और H2 है आपके। तो सेकंड में क्या है कि B2H6 को फिर हम O2 से रिएक्ट कराएं तो क्या बनेगा। हाँ, तो B2H6 को हम O2 से रिएक्ट करवाएंगे तो हमें B2O3 देखने को मिलेगी और वाटर देखने को मिलेगा।
तो उस हिसाब से जो आपको आंसर होने वाली है, आपको 12th का ए आंसर आपको करेक्ट होगा कि B2H6 को हम वाटर से जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो H3BO3 और प्लस H2 देखने को मिलती है, और फिर B2H6 को फिर O2 से रिएक्ट करवाते हैं तो B2O3 प्लस वाटर देखने को मिलती है, जो आपको ऑप्शन ए में मैच कर रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें, 13 नंबर क्वेश्चन में क्या मेंशन कर रखा है, आपको स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल बताना है। तो स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल बताना है तो आपको बहुत इजी लेवल में है, जैसे आप देख सकते हैं आपने ड्रैगो रूल पढ़ा होगा तो आप इजी में बता दीजिएगा। ड्रैगो रूल जो आपको जो कंबाइन होता है वो आपका मतलब 15-16 ग्रुप का ड्रैगो रूल होता है, वो भी आपका थर्ड नहीं 4th ग्रुप से आपको ड्रैगो रूल देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जैसे वाटर है तो वाटर आपका फर्स्ट वाला है तो ये ड्रैगो रूल नहीं होगा, अमोनिया है ड्रैगो रूल नहीं होगा, ऑक्सीजन ड्रैगो रूल नहीं है, बट यहाँ पर सल्फर है तो ये ड्रैगो रूल है। तो उस हिसाब का आपको स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल जो होगा वो आपका 13 को बी होगा ड्रैगो रूल के हिसाब से, क्योंकि ड्रैगो रूल में जो होता है बॉन्ड एंगल बहुत छोटा होता है, सबसे छोटा होता है ड्रैगो रूल के हिसाब से। आपको इस हिसाब से भी आपको आंसर देखने को मिल जाएगी। तो आप यहाँ पर से देख सकते हैं कि वाटर का जो बॉन्ड एंगल होता है 104 डिग्री होता है, H2S का आप देख सकते हैं 92 डिग्री से 92 डिग्री होता है, और अमोनिया का जैसे आप देख सकते हैं 160 डिग्री होता है, और SO2 देख सकते हैं 119 डिग्री होता है। तो उस हिसाब से सबसे स्मॉलेस्ट किसका है तो H2S का ही है। तो उस हिसाब से आपका जो आंसर होगा वो 13 का करेक्ट आंसर बी होगा। 14 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो 14 नंबर जो क्वेश्चन में मेंशन क्या रखा है, हीट ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन, इफ द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन वाटर CO2, उसका दे रखा है x1 x2 एंड x3। तो हीट ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन हमें निकालना है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि बेंजीन का जो हीट ऑफ कंबशन करते हैं तो हमारे क्या प्रोडक्ट देखने को मिलती है। जैसे हम बेंजीन को कंबशन करेंगे तो कंबशन का मतलब क्या होता है, कंबशन का मतलब ये होता है उसमें एयर पास करना, एयर का मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के हम साथ रिएक्ट करवाएंगे 6 मोल CO2 देखने को मिलेगी और 3 मोल वाटर देखने को मिलेगी। तो आपको हीट ऑफ कंबशन और बेंजीन को निकालने के लिए सबसे इजी तरीका ये है कि जो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है, तो जितने भी जिसको जिसको हमें निकालने के लिए बोल रहा है, यहाँ से हमको निकालने के लिए बोल रहा है बेंजीन, वाटर और CO2 का, तो हमें प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट क्या है हमारा CO2 है और वाटर है और उसके साथ बेंजीन है हमारा। तो हमारा बेंजीन क्या है रिएक्टेंट है, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कराएंगे तो कितने प्रोडक्ट मोल है तो 6 मोल CO2 है, तो 6 मोल CO2 प्लस 3 मोल वाटर और माइनस करेंगे 1 मोल बेंजीन की। जैसे देख सकते हैं आपका मोल में बेंजीन जो है आपका 1 मोल है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको रिएक्टेंट इसलिए माइनस करना पड़ेगा। तो 6 मोल CO2, तो CO2 आपका कितना वैल्यू दे रखा है तो CO2 का जो वैल्यू आपका x3 है, तो यहाँ पर आपको x3 फिल कर देना है, और वाटर का जो आपका वैल्यू था वो आपका x2 था, और बेंजीन का जो वैल्यू था आपका x1 था। तो बस सिर्फ पुट कर देना आपका वैल्यू, जैसे पुट कीजिएगा तो आपको बस कैलकुलेशन बेस है, तो आपको फाइनली आपको इस तरह का आपको आंसर देखने को मिलेगी x1 माइनस 3x2 माइनस 6x3। तो जो आपका ऑप्शन है वो आपका बी आंसर आपको करेक्ट देखने को मिल रही है। 15 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें, 15 नंबर क्वेश्चन जो है आपको आयनिक इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन है बफर सॉल्यूशन का। x मोल ऑफ लेड एसिटेट 0.1 मोल एसिटिक एसिड वी आर टेकन 1 लीटर सॉल्यूशन टू मेक सॉल्यूशन ऑफ pH 5.04। हमें x का वैल्यू निकालना है और आपको pK का वैल्यू दे रखा है। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा बफर सॉल्यूशन में, pH इज इक्वल टू pK प्लस लॉग सॉल्ट बाई एसिड। तो pH का वैल्यू हमारा दे रखा है 5.04, ठीक है। pK का वैल्यू एसिटिक एसिड का दे रखा है 4.74 और लॉग सॉल्ट बाई एसिड। तो सॉल्ट हमारा जो है x है, क्योंकि सॉल्ट इसलिए x है क्योंकि लेड एसिड जो हमारा वो सॉल्ट है उसको x मानेंगे, और आपका एसिटिक एसिड जो है वो 0.1 मोल है। बस आपका कैलकुलेशन बेस है, आप कैलकुलेशन बेस निकालिएगा तो आपको जो x का जो वैल्यू है वो आपका 0.2 देखने को मिलेगी। आप इतना तो कैलकुलेशन कर ही सकते हैं। तो उस हिसाब का जो आंसर आपका होगा वो 0.2 आपका मतलब 15 का जो ए आंसर आपको देखने को मिलेगी। 16 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें, 16 नंबर क्वेश्चन में क्या मेंशन कर रखा है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है। स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ऑफ डिफरेंट हाफ सेल आर गिवन। हाफ सेल आपको दे रखा है, ठीक है, और इसमें ऑप्शन हिसाब से बताना है कि आपको डेल्टा जी नोट का वैल्यू किसमें सबसे ज्यादा नेगेटिव है। डेल्टा जी नोट का जो फॉर्मूला होता है माइनस NFE नोट सेल, ठीक है। ई नोट सेल का जो फॉर्मूला होता है, जैसे आपको पता होना चाहिए कि ई नोट एनोड प्लस ई नोट कैथोड, ये आपका फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन से हम मिलाकर देखते हैं किसमें नेगेटिव है। तो याद रखिएगा इतना ज्यादा हमारा ई सेल का पॉजिटिव होगा वैल्यू, उतना ज्यादा हमारा डेल्टा जी का जो वैल्यू नेगेटिव होगा। बस इसी पे वैल्यू इसी पे बनाना है आपको कि क्योंकि नेगेटिव है तो जितना ज्यादा पॉजिटिव हमारा ई सेल का वैल्यू होगा उतना ज्यादा हमारा डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव होगा। तो हमें देखना है कि चारों ऑप्शन में हमारा ई सेल किसमें ज्यादा पॉजिटिव देखने को मिल रही है, वही हमारा डेल्टा जी जो होगा नेगेटिव देखने को मिलेगी। तो फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो फिर ए ऑप्शन में आप देख सकते हैं ई सेल मैंने निकाल के रखा है। तो जैसे आप देख सकते हैं ई सेल, तो एक ऑप्शन बता देता हूं, बाकी सब ऑप्शन खुद से कर लीजिएगा। जिंक से जिंक +2 में गया, मतलब ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा था। ऑक्सीडेशन का मतलब एनोड, तो एनोड का वैल्यू दे रखा कितना, तो जिंक से जिंक +2 यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पर
ऑक्सीडेशन बनाने के लिए आपको जो वैल्यू नेगेटिव इसको पॉजिटिव करना होगा। जैसे आप देख सकते हैं एनोड, तो यहाँ पर वैल्यू आपको पॉजिटिव कर दिया मैंने, फिर पॉजिटिव आपका कैथोड पॉजिटिव हो गया। तो अब उसके बाद हम देख सकते हैं ए में मैग्नीशियम +2 से आपका मैग्नीशियम जरा, इसका मतलब ये कैथोड में है, रिडक्शन हो रहा है। तो रिडक्शन का आपको वैल्यू दे रखा है 2.37, तो 2.37 यहाँ पर देख सकते हैं, तो 2.37 है। तो फाइनली इसके बाद जो कैलकुलेशन करके आया तो आपको -1.61 देखने को वोल्ट देखने को मिल गई है। तो इस हिसाब से मैंने आपको निकाल के रखा हूँ, आप खुद से भी कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आपको जो बी के जो वैल्यू है, वो बी ऑप्शन की जो वैल्यू आपको पूरा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव देखने को मिल रही है। बाकी में पॉजिटिव उतना नहीं है, बट बी ऑप्शन में बहुत ज़्यादा ई सेल का वैल्यू पॉजिटिव है। तो उस हिसाब से आपको डेल्टा जी का वैल्यू सबसे ज़्यादा नेगेटिव बी में ही देखने को मिलेगी। आपको 16 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होने वाले, आपको बी आंसर करेक्ट होने वाली है। 70 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें, 70 नंबर क्वेश्चन में क्या मेंशन कर रखा है, क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन के अंदर में हम जो रिएजेंट यूज करते हैं NaOT और E2OH, उसमें जो हमारा रिएक्टेंट जो यूज होता है वो कौन सा हमारा रिएक्टेंट यूज करना है जिसकी वजह से प्रोडक्ट बढ़िया नहीं बनेगा, यहाँ पर नोट गिव एल्ड दे रखा है। हमको कौन सा रिएक्टेंट यूज करना है क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन के अंदर में जिसके अंदर हमारा प्रोडक्ट जो है बढ़िया नहीं बनेगा। तो हमें पहली बात हम जान लें कि क्लेजन कंडेंसेशन के रिएक्शन में जो हमें यूज जो करते हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको ईस्टर देखने को मिलती है। आपको जो रिएक्टेंट यूज होता है 2 मोल ईस्टर देखने को मिलती है, और ईस्टर वही यूज करना है जो हमारा अल्काइल ग्रुप देखने को अटैचमेंट देखने को मिलेगी, मतलब अल्काइल ग्रुप देखने को मिले, और कार्बोनिल ग्रुप कम से कम तो एक होना चाहिए, और साथ साथ में आपको अल्काइल ग्रुप हो, मतलब आई ग्रुप देखने को मिलना चाहिए, तभी आपका क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन वर्क करती है। तो जैसे आप देख सकते हैं फर्स्ट में आपको आई ग्रुप प्लस आई ग्रुप देखने को मिल रही है, मिथाइल देखने को मिल रही है। थर्ड में आप बी में देख सकते हैं, बी में आपको Cl है, मतलब Cl क्या है, -I ग्रुप है, तो ये तो इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है, तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो कार्बोनिल जो ग्रुप होगा वो वीक हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा बी आंसर जो होगा, बी आपको करेक्ट आंसर देखने को मिलेगी, क्योंकि बी जो होगा वो आपका प्रोडक्ट जो होगा आपको सही प्रोडक्ट देखने को नहीं मिलेगा क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन के अंदर, अगर हम इसको रिएक्टेंट में यूज करेंगे तो उस हिसाब से 17 का जो आंसर होगा बी आंसर आपको करेक्ट होगी। फिर 18 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो 18 नंबर क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है कि मोस्ट रिएक्टिव SN2 मैकेनिज्म, इस ऑप्शन में कौन सा SN2 मैकेनिज्म का मोस्ट रिएक्टिव है। तो मैं आपको बता दूं कि SN2 का जो रिएक्टिव होता है वो मिथाइल हाइलाइट सबसे ज्यादा आपका रिएक्टिव होता है SN2 का, उससे कम आपको प्राइमरी, उससे कम सेकेंडरी, और सबसे कम आपको टर्शियरी सबसे कम SN2 पे वर्क करती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो आपका अल्काइल हाइलाइट है यहाँ पर सेकेंडरी है, ये भी आपका सेकेंडरी है, ये भी आपका सेकेंडरी है, ये भी सेकेंडरी है, मतलब दोनों को दोनों चारों के चारों ऑप्शन सेकेंडरी है। तो यहाँ पर तो सब सेकेंडरी है, बट यहाँ पर ये देखना है कि उसके बाद हमें क्या देखना है, अगर कोल्डीन को हम लीव कर दें तो कार्बोकटायन, तो कार्बोकटायन जो हमारा कार्बोकटायन जो हमारा लेस डीस्टेबलाइज होगा वो हमारा SN2 का वर्क ज्यादा करेगा, क्योंकि SN2 का अंदर न्यूक्लियोफाइल आएगा, तो न्यूक्लियोफाइल वहीं पर अटैक करना चाहेगा, तो जहां पर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो, बहुत कम हो, वहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन की कमी होगा वहां पर न्यूक्लियोफाइल शिफ्ट होगा और वहीं पर हमारा SN2 का वर्क ज्यादा काम करेगी। तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं, तो कहाँ पर हमारा कार्बोकटायन ज्यादा डीस्टेबलाइज है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कार्बोकटायन यहाँ पर जनरेट करेंगे कोल्डीन लीव करने के बाद, तो यहाँ पर आपको फिनाइल ग्रुप है जो -I ग्रुप करेगा, और यहाँ से आपको मिथाइल ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन को देने की कोशिश करते हैं, यहाँ से आपको इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहाँ पर से हम हटाएंगे तो यहाँ पर रिंग स्टेबलाइज कर देगा, यहाँ पर से रिंग स्टेबलाइज कर देगा, यहाँ पर से हम कोलिन को हटाएंगे, यहाँ पर कार्बोकटायन जो है यहाँ पर से मिथाइल स्टेबलाइज करेगा, और ये भी आपको कुछ मिथाइल, यहाँ पर भी रिंग है, यहाँ पर रिंग जो भी है ये भी खींचने की कोशिश करेगा, बट जो रिंग जो है वो काफी डिस्टेंस में है रिंग, क्योंकि बीच में एक और कार्बन है, तो जो कार्बन है वो आपको इस कार्बोकटायन को डिस्टेबलाइज कर देगा। तो इस हिसाब से भी आपको यहाँ पर नहीं, बट फर्स्ट आंसर आप जो 18 का ए होगा ये आपका सही आंसर है, क्योंकि ये आपको कार्बोकटायन को डिस्टेबलाइज कर रहा है, क्योंकि एडजेसेंट पे बेंजीन ग्रुप फिनाइल ग्रुप अटैच, तो फिनाइल ग्रुप जब अटैच है ना तो वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो कार्बोकटायन को डिस्टेबलाइज कर देगा, तो यहाँ पर आपको डिस्टेबलाइज करेगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंटी हो जाएगी, और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आपको इजी वे में अटैक करेगा, तो यहाँ पर SN2 रिएक्टिव जो होगा मोस्ट वर्क करेगी। तो 18 का आंसर आपको ए करेक्ट देखने को मिलेगी, जैसा आप देख सकते हैं। 19 नंबर हम क्वेश्चन की हम बात करें, 19 नंबर क्वेश्चन बहुत इजी है, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रहा है। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन किस वजह से होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन में मेंशन कर रखा था अप्रेसिबल शिल्डिंग द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन द 4f इलेक्ट्रॉन द न्यूक्लियर चार्ज, तो ये अप्रेसिबल शिल्डिंग का अप्रेसिबल नहीं होता है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन में। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, पुअर शिल्डिंग होता है, पुअर शिल्डिंग की वजह से 4f सेल के अंदर में शिल्डिंग जो होता है आपको पुअर होता है, तो यहाँ पर अप्रेसिएबल किया, तो यहाँ पर आपको गलत हो गया ऑप्शन, ठीक है। बी ऑप्शन की बात करें तो ये भी अप्रेसिएबल बता रहा हूँ, 5D करते ये भी गलत हो गया। सी के ऑप्शन की बात करें तो सेम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सिलेनियम और लिथेनियम, नहीं ये भी गलत हो गया। डी ऑप्शन की बात करें तो इम्परफेक्ट शिल्डिंग, यस
इम्परफेक्ट शिल्डिंग होता है, मतलब इम्परफेक्ट शिल्डिंग का मतलब पुअर शिल्डिंग, शिल्डिंग का मतलब रिपल्सन, पुअर शिल्डिंग होता है 4f आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन के अंदर, तभी हमारा क्या होता है, उस हिसाब से आपको लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की रीजन बनती है। तो उस हिसाब से आपको 19 का जो आंसर होगा वो आपका डी आंसर करेक्ट होगी। जैसे आप यहां पर भी देख सकते हैं आंसर में कि लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन कॉज्ड बाय ए पुअर शिल्डिंग इफेक्ट 4f इलेक्ट्रॉन, 4f इलेक्ट्रॉन के अंदर पुअर शिल्डिंग इफेक्ट होगा तभी लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होती है। तो उस हिसाब से जो आपको आंसर होगा 19 का वो डी आंसर करेक्ट होगी। 20 क्वेश्चन की बात हो तो 20 क्वेश्चन बहुत इजी है, रसायन टेस्ट के बारे में पूछ रहा है। तो रसायन जो टेस्ट होता है वो डिटेक्शन किया जाता है नाइट्रोजन के लिए, और उसमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, जब प्रूशियन ब्लू बनता है वो कौन सा कॉम्प्लेक्स होता है, कौन सा कंपाउंड होता है, वो हमें बताना है इस ऑप्शन के अंदर में। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, जैसे आपको पता है, आपको मालूम होगा, नॉर्मली याद होगा तो Fe4 FeCN6 का होल थ्राइस होता है जब प्रूशियन ब्लू देखने को मिलती है। तो उस हिसाब से आप बी का जो आंसर होगा आपका सी आंसर करेक्ट होगा। बट आपको मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दूं रसायन टेस्ट के बारे में। तो रसायन टेस्ट जो होता है वो सोडियम और कार्बन और नाइट्रोजन का ऑर्गेनिक कंपाउंड का मिक्सचर का फ्यूज करते हैं तो हमारा NaCN देखने को मिलती है। FeSO4 को NaOH के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो आपको FeOH का हॉल्ट वाइज जो ग्रीन पीपीटी देखने को मिलती है, और FeOH को हॉल्ट वाइज से NaCN को हम रिएक्ट करवाते हैं तो FeCN2 देखने को मिलती है, और FeCN2 के हॉल्ट वाइज को NaCN के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारा Na4 FeCN6 का हॉल 6 बनती है जो सोडियम फेरोसाइनाइड होता है, और ये हमारा अच्छा खासा कंपाउंड बनता है। अब इसी कंपाउंड को हम यूज करते हैं FeCl3 के साथ तो हमारा फेरी फेरोसाइनाइड देखने को मिलती है जो हमारा प्रूशियन ब्लू होता है, और इसका फॉर्मूला जो होता है वो कॉम्प्लेक्स जो होता है वो Fe4 FeCN6 का होल थ्राइस होता है, जो आपका आंसर सी में मेंशन कर रखा है। तो उस हिसाब से आपको 20 का जो आंसर होगा वो आपका सी जो आंसर होगा आपको करेक्ट देखने को मिलेगी। तो आई होप 1 से 20 तक मैं क्वेश्चन आपको करवा दिया हूँ जामिया मिलिया इस्लामिया MSc केमिस्ट्री के रिलेटेड। अब बाकी 80 क्वेश्चन जो बचा है मैं आपको पार्ट वाइज में करवा दूंगा, 4 या 5 पार्ट तक आपको कंप्लीट हो जाएगी क्वेश्चन MSc केमिस्ट्री जामिया मिलिया इस्लामिया का। तो आपको पूरे डिटेल लेवल में, इजी लेवल में आपको कराने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा आपको फायदा होने वाली है इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। तो वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।